देखिए, पिछले कुछ सालों में इस देश के दुश्मन ने कुछ चीजें रियलाइज की हैं। 2021 में गालवान के क्लैश के बाद चाइना ने रियलाइज किया कि इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है। आप अब उसको बुली नहीं कर सकते। 2025 में पाकिस्तान ने रियलाइज किया कि भारत पर अटैक करना वैसा नहीं है जैसा 2008 में 26/11 करना था। उन्होंने रियलाइज किया कि आमने सामने की लड़ाई में आजकल इंडिया पिछवाड़े का पान पराग बना देगा, और इसलिए लगता है कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में जो 2 फ्रंट न्यूट्रलाइज किए हैं, उसके बाद भारत में 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया गया है। और इस बार लोकेशन है दिल्ली, यानी भारत की राजधानी। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको ऑफिशियली एक आतंकी अटैक की तरह इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब देखिए, बात यह है कि 0.5 के फ्रंट में सिर्फ अटैक नहीं आते हैं, लेकिन वो भी आते हैं जो इसे यूज करके इंडिया के लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं और देश को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इस 0.5 फ्रंट की बात करेंगे, इस 2.5 फ्रंट वाले वॉर में। आमने सामने की लड़ाई में डिमोरलाइज होने के बाद दुश्मनों ने 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट किया हुआ है, और इस अटैक में क्या हुआ और इस 0.5 फ्रंट से कैसे जूझा जाए, आज इसके बारे में बात करेंगे। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड पढ़ा। तो देखिए, 10 नवंबर को शाम के अराउंड 7 बजे दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में अराउंड 10 से 14 लोग मारे गए हैं, 24 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, और ऑलमोस्ट 11 सालों के बाद इंडिया में नॉन बॉर्डर एरिया में ये एक आतंकी अटैक हुआ है। और ये देखिए, जो अटैक है काफी सिलेक्टिवली चूज करके किया गया है। ये रेड फोर्ट के पास किया गया है, जहां हर साल भारत अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करता है, जहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भारत का फ्लैग अनफर्ल करते हैं, इंडिया के फ्यूचर के लिए स्पीच देते हैं। उस जगह को टारगेट करने की कोशिश की गई है, दिखाने की ये कोशिश की गई है कि देखिए, आप अनटचेबल नहीं है, हम आपके घर में जाकर रेड फोर्ट में भी धमाका कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर तो जहां धमाका हुआ है उसके बिल्कुल पास गौरी शंकर मंदिर है, जहां पर 800 साल पुराना शिवलिंग भी मौजूद है, और उसके भी पास एक पुराना जैन मंदिर है। दोनों धार्मिक स्थलों के बीच में ये ब्लास्ट हुआ है, और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये एक एस्टिमेटेड रेडियस है ब्लास्ट का। अगर जितने भी एक्सप्लोजिव आए हैं उसको सक्सेसफुली डेटोनेट कर दिया होता तो ये पूरा एरिया इफेक्ट हो सकता था। तो ये जो ब्लास्ट है जो हुआ है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज मान रही हैं कि जहां पर हुआ है वो एक्चुअल टारगेट नहीं था, टारगेट कुछ और था। और क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी एक्टिवली इन आतंकियों को परस्यू कर रही थी, इंटेलिजेंस को फॉलो अप कर रही थी, कि हड़बड़ाहट में, डेस्परेशन में आतंकियों ने यहां पर ब्लास्ट कर दिया। और जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैली है, अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे मंदिरों पर सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा दिया गया है, स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, NIA और NSG, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कई सारे रोड सील कर दिए गए हैं, मेट्रो बंद कर दी गई है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NIA चीफ से कंटिन्यूअस अपडेट्स ले रहे हैं। पुरानी दिल्ली के आसपास के एरिया जैसे दरियागंज, चांदनी चौक, लाल किला, ये सब लॉकडाउन पे चले गए हैं। और यहाँ पर हमें बात करने की जरूरत है जो 2.5 फ्रंट की वॉर चल रही है, उसमें जो 0.5 का फ्रंट है, बिकॉज जो दिल्ली में हुआ है वो एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। आप देखिए कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। आई विटनेस अकाउंट जो हैं, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके 7 घंटे पहले रेडिट पे पोस्ट कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे रेड फोर्ट के एरिया को छान मार रही है, एक कुछ लगता है इंटेलिजेंस को फॉलो कर रही है। तो क्लियरली दिल्ली पुलिस के पास, हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि भाई रेड फोर्ट के पास कुछ होने वाला है। उन्होंने 5 टन का RDX इंटरसेप्ट भी किया। अल्टीमेटली आतंकियों को पता चल गया कि भाई दिल्ली पुलिस जो है वो हमको पकड़ने वाली है, हमारा मकसद पूरा करने के पहले, इसीलिए उन्होंने डेस्परेशन में ये ब्लास्ट कर दिया, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। वो कुछ क्लियरली बड़ा प्लान कर रहे थे, क्योंकि 5 टन RDX से आप रेड फोर्ट तो गिरा सकते हो बड़ा आराम से। और आप देखिए, जिस समय पे ये हुआ है उसी समय पे इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने गुजरात में एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल पॉइजनिंग अटैक को रोका है। जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। इन्होंने अपना जो इस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। दिल्ली के ब्लास्ट के जस्ट पहले एक और बड़ा ऑपरेशन रिवील हुआ था। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन किया गया था कश्मीर में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, जहां पे 8 लोग गिरफ्तार किए गए
और पुलिस ने ऑलमोस्ट 3000 किलोग्राम RDX बरामद किया इनसे। इमेजिन कीजिए ऑलमोस्ट 3000 किलोग्राम RDX। पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ था 2019 में, जिसमें 40 जवान हमारे मारे गए थे, उसमें 80 किलो RDX यूज हुआ था और यहाँ 3000 किलोग्राम RDX बरामद किया गया है। इनमें कई सारे जो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, उनमें डॉक्टर्स भी हैं जो अलेजिडली पाकिस्तान बैक्ड आउटफिट जैसे जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। फरीदाबाद से एक डॉक्टर मुजम्मिल गनई के घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर्स, रिमोट कंट्रोल्स, राइफल्स, पिस्टल्स सब कुछ मिला है। भाई देखिए, दुनिया में जनरली डॉक्टर्स का मकसद होता है लोगों की जान बचाना, लेकिन इनका मकसद ये है। लेकिन ये अकेला भी नहीं था, इसके साथ एक और है, डॉक्टर आदिल अहमद, जो पुलवामा का डॉक्टर निकला और इन्वेस्टिगेटर्स ने जो रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है उसको पुलवामा के इस डॉक्टर से लिंक भी किया है। यानी इस ब्लास्ट का कनेक्शन जो फरीदाबाद में टेररिस्ट ऑपरेशन को फॉइल किया गया है उससे कुछ लिंक है। अलेजिडली जैश ए मोहम्मद का आतंकी उमर मोहम्मद इस पूरे रेड फोर्ट ब्लास्ट का मेन आदमी था। उमर मोहम्मद इस डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल का अकॉम्प्लिस था, जिनको पहले ही सहारनपुर और फरीदाबाद से पकड़ा गया था। एक ऑफिसर ने एक्सप्लेन किया है कि यह आदमी उसी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। जब इसको पता चला कि दोनों डॉक्टर अरेस्ट हो गए हैं जो इसके साथी थे, तो ये पैनिक में आ गया और उसने मंजिल पे पहुंचने से पहले अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर डेटोनेटर लगाया और ब्लास्ट कर दिया ताकि भैया कुछ तो डैमेज किया जाए। लेकिन फिर भी हमें सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि चलिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लेकिन वो उसको पकड़ने के बहुत करीब थे। और हरियाणा, यूपी और कश्मीर में जो बड़े बड़े टेरर अटैक्स प्लान किए गए थे, 3000 किलोग्राम RDX और राइसिन का एक इतना बड़ा बायोलॉजिकल वॉरफेयर का अटैक गुजरात में प्लान हो रहा था, उन सबको इन्होंने रोका है। आप देखिए सिर्फ पिछले 30 दिनों में कितने अटैक्स प्लान किए गए हैं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने रोके हैं। उसके पहले भी सालों से हर महीने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कोई ना कोई टेरर अटैक को रोक रही है, फॉइल कर रही है और उनके मॉड्यूल्स को बंद करवा रही है। और देखिए, जब भी ऐसा एक अटैक होता है तो एक समुदाय के कुछ लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और एक टूल किट एक्टिवेट हो जाती है कि भाई जब भी ऐसा एक आतंकी अटैक होता है तो उसमें सबसे बड़ा विक्टिम वो नहीं है जो इस आतंकी अटैक का शिकार हुआ है। जो हमारे दिल्ली के 10 से 14 लोग मारे गए हैं, जिनकी फैमिलीज पूरी तरह से डेवेस्टेट हो गई हैं, वो नहीं है विक्टिम्स। विक्टिम कोई और है। और उसके बाद न्यूज ये भी आने वाली है कि देखिए कैसे एक अब्दुल ने दूसरे अब्दुल को बचा लिया। वो भी टेम्पलेट जो है वो भी कुछ दिनों में निकलने वाला है। और देखिए किस तरह से लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग गए हैं इसके लिए। मोदी को रिजाइन करने की बात कर रहे हैं, अमित शाह को रिजाइन करने की बातें कर रहे हैं। तो जिस बंदे ने एसेंशियली नक्सल आतंकवाद को खत्म कर दिया, जिसे एक समय पर एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते थे, उसको खत्म कर दिया इस आदमी ने। इस आदमी ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करवाया, सारी स्टोन पेल्टिंग कश्मीर में खत्म कर दी, सेपरेटिस्ट नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया। 10+ इयर्स में ये पहला आतंकी अटैक हुआ है एक नॉन बॉर्डर एरिया में। उस आदमी को ये रिजाइन करने के लिए कह रहे हैं, उस आदमी को ये खराब होम मिनिस्टर बता रहे हैं। यूपीए में इस तरह के अटैक्स वीकली हुआ करते थे। जिस तरह वीकली तारक मेहता के उल्टा चश्मा के एपिसोड्स गिरा करते थे, उसी तरह से इंडिया में मार्केट में, ट्रेन में, कैफेज में बम फटा करते थे। उसके ऊपर से ब्लास्ट होने के आधे घंटे के अंदर अंदर अमित शाह ग्राउंड पर थे, मुआवजा कर रहे थे, पूरी खबर ले रहे थे, विक्टिम से मिल रहे थे। जबकि जब 26/11 हुआ था तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बॉडी ठंडी भी नहीं हुई थी और राहुल गांधी पार्टी करने निकल गए थे। रात भर पार्टी कर रहे थे भाई साहब। और कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो ताज होटल गए अटैक के कई दिनों बाद और राम गोपाल वर्मा को साथ में लेके गए ताकि राम गोपाल वर्मा की अगली फिल्म के लिए स्काउटिंग कर सके, लोकेशन स्काउटिंग कर सके। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो ये नहीं होता। देखिए भैया, राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो इक्वेशन ये रहता कि राहुल गांधी कितनी देर पार्टी करेंगे रात में, दैट विल डिपेंड ऑन कि कितने लोग मारे गए हैं। जितने ज्यादा विक्टिम मारे जाते हैं उतनी देर तक राहुल गांधी पार्टी करेंगे रात में। और कांग्रेस काफी महीनों से जेनजी को अपील कर रही है कि इंडिया में रेवोल्यूशन कर दो, सड़कों पे उतर जाओ, गवर्नमेंट को जबरदस्ती गिरवा दो। लेकिन जेनजी को ये याद रखने की जरूरत है कि ये लोग जो आपको आज नेशनल सिक्योरिटी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके राज में डेली वीकली ब्लास्ट हुआ करते थे भारत के कोने कोने में। याद रखिए जब 26/11 का अटैक हुआ था तो कांग्रेस ने अपनी इंटेलिजेंस फेलियर से ब्लेम हटाने के लिए आरएसएस को ब्लेम कर दिया था, पाकिस्तान से ब्लेम हटाने के लिए आरएसएस को ब्लेम कर दिया था। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने करा है। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसी है ये पार्टी, इस तरह की घटिया पार्टी है ये, इस तरह के घटिया लीडर्स हैं ये जो 0.5 फ्रंट है इस 2.5 फ्रंट वॉर में जिससे इंडिया जूझ रहा है, इस 0.5 फ्रंट के लीडर्स हैं ये। और फिर दूसरे लोग आते हैं
जो अटैकर्स को ही डिफेंड कर रहे हैं कि भाई जो अटैकर्स हैं वो सबसे बड़े विक्टिम्स हैं, जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं वो विक्टिम्स नहीं है। जैसे ये बंदा है, ये कह रहा है कि भैया आप किसी को प्लीज इस अटैक के लिए ब्लेम मत कीजिए। अगर आप एक्सपोज करेंगे कि किस आइडियोलॉजी की वजह से ये अटैक हो रहा है तो आप आतंकियों से भी बड़े आतंकी हैं। ये देख के ना मुझे वो क्लासिक जोक याद आता है लेट अमेरिकन कॉमेडियन नॉम मैकडोनाल्ड का, जिसने बोला था कि अगर आईसिस ने कभी एक एटॉमिक बॉम्ब हथियार लिया और उस एटॉमिक बॉम्ब को अमेरिका में फोड़ दिया जिससे कि 50 मिलियन अमेरिकन मर गए, तो आप इमेजिन कीजिए कि इस्लामोफोबिया कितना फैलेगा। वही बात है कि देखिए इस्लामिक आतंकवाद जो एक ऐसे आतंकी ने किया है जिसका नाम मोहम्मद है, जिसने इस्लाम और ओला के लिए किया है, हिंदू काफिरों को खत्म करने के लिए किया है, क्योंकि इस्लाम उसको कमांड करता है कि उसकी ड्यूटी है काफिरों को खत्म करना और दारुल इस्लाम को एस्टेब्लिश करना। उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, प्लीज उसका नाम अपने मुंह में ना डालें। मतलब ये आतंकवादी जो है ये इतने महीनों तक मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, अटैक करते हैं, उसके बाद उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे क्रेडिट चोर बैठे हुए हैं, नेहरू जी के फैंस, जो कि उनका क्रेडिट छीन लेते हैं और विक्टिम्स को दे देते हैं। आतंकवादी भी सोच रहे कि यार हम क्यों कर रहे इतनी मेहनत, क्या फायदा इसका, सारा क्रेडिट ही हमसे ले लिया जाता है। देखिए किस तरह से ब्लेम हटाने की कोशिश की जा रही है कि भाई स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ प्रोटेस्ट जो हो रही थी उसको रोकने के लिए बम ब्लास्ट करवा दिया गया, बिहार इलेक्शन जीतने के लिए बम ब्लास्ट करवा दिया गया। इन दोनों ट्वीट्स को देखिए, एक अकाउंट पाकिस्तानी है, एक अकाउंट इंडियन है, दोनों में डिफरेंशिएट करना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। और हमारी एक मैडम है जिन्होंने बोला था कुछ सालों पहले कि पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर, वॉर किल्ड माय फादर। वो बोल रही है कि भैया ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी, तो कितनी घटिया सिक्योरिटी एजेंसीज है। जबकि उसी मॉर्निंग सिक्योरिटी एजेंसीज ने 3000 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव्स बरामद किए हैं और एक ऐसे टेरर प्लॉट को रोका है जो हजारों लोगों की जान ले सकता था। फिर मैडम कह रही है कि भाई हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी। इट्स अ साइंटिफिक मिरेकल कि एक इंसान इतना ब्रेन डेड हो सकता है, उसके बावजूद उसकी बॉडी ट्वीट करती रहती है। ये है हमारा 0.5 फ्रंट का वॉर। ये सब देख के फैमिली मैन के इस सीन की याद आती है कि भैया हमको हजारों युद्ध जीतने पड़ते हैं, उनको बस एक जीत चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो बेसिकली पाकिस्तानियों की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सीन सिंपल है, चाहे कितनी भी बार उनकी बेइज्जती हो, कितनी भी बार वो भारत से पिटे, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको बस एक बार जीतना है, फिर वो 100 साल तक सेलिब्रेट करेंगे। वैसे ही इंडिया के कुछ लोग भी हैं, हर महीने इंडिया टेरर अटैक्स को फॉइल करता हुआ आ रहा है, मॉड्यूल्स को बस्ट करता हुआ आ रहा है, लेकिन हमारे भारत के कुछ लोगों ने इनको कभी भी क्रेडिट नहीं दिया। दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ और देखिए खुशी से ये कितना झूम रहे हैं और मोदी शाह को फेलियर बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। इनको बस एक ब्लास्ट चाहिए और ये जीत मनानी शुरू कर देते हैं। सेम पाकिस्तानी मेंटालिटी है इनकी। आतंकी और उनके जो सपोर्टर्स हैं भारत में, चाहे ऑपोजिशन में हो या कुछ मीडिया में हो, वो चाहते हैं कि इंडिया जल्दबाजी में रिएक्ट करे और गुस्से में उल्टा सीधा स्टेप ले ले। ऑपरेशन सिंदूर से पहले यही लोग भड़का रहे थे कि इंडिया तुरंत पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, ताकि हम एक लंबी लड़ाई में फंस जाएं। जब इंडिया ने फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो यही लोग अचानक से सीज फायर की बातें करने लगे, क्योंकि इनको डर लगने लग गया कि पाकिस्तान की वाट लग जाएगी और बीजेपी को भारत में कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल गुडविल मिलने लगेगा। फिर जब पाकिस्तान ने भीख मांगी और इंडिया ने कंडीशनल सीज फायर मानी, तो फिर वही इकोसिस्टम सरकार को फिर गालियां देने लगा कि अरे आपने सीज फायर क्यों कर दिया, आपको लड़ाई जारी रखनी थी। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। नरेंद्र सरेंडर। अबे डिसाइड कर लो तुमको क्या चाहिए यार। कुछ साल पहले ना ऐसे लोगों को आगरा ले जाके इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाता था। आज ये लोग इज्जतदार एमपीज और जर्नलिस्ट बनकर बैठे हुए हैं। ये बेसिकली मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम है भैया। बीजेपी से और मोदी से इनको इतनी नफरत हो रखी है कि अब वो नफरत मोदी तक नहीं बल्कि इंडिया हेटेड में तब्दील हो गई है। जो चीज ऑब्जेक्टिवली देश के लिए अच्छी है ये उसको भी अपोज करेंगे, क्योंकि उस अच्छी चीज से कहीं बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा ना हो जाए। हमें समझना पड़ेगा कि कौन ये लोग हैं एंड वी हैव टू एंश्योर कि ऐसे लोगों को कभी पॉलिटिकल पावर ना मिले वापस। और दूसरी बात, इंडिया का गोल लंबा कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं है, लंबे कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं है। हमारा गोल है इकोनॉमिकली ग्रो करना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना और इकोनॉमिकली चाइना तक पहुंचना, यूएस तक पहुंचना। लेकिन उसके साथ साथ अगर आतंकी अटैक्स भारत में होते रहेंगे तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए फ्यूचर अटैक्स को डिटर करना भी उतना ही जरूरी है भारत के लिए, और इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है। अटैकर्स पर इतने डिस्प्रपोर्शनेट और भयानक कॉन्सिक्वेंसेस डालने जरूरी हैं कि दुश्मन खुद जीतने से डरे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने अटैक किया तो हमारे साथ भारत कितना खौफनाक हाल करेगा। तो जो कहते हैं ना कि भाई हमें 1000 बार जीतना है, उनको सिर्फ एक बार, उसका जवाब यह है कि एक एक अटैक के बदले इतनी बड़ी कीमत उनको चुकानी चाहिए कि वो खुद जीतना ही ना चाहे। और अगर सरकार को इस अटैक का सीधा लिंक पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ग्रुप से मिलता है तो सही रिस्पॉन्स सिर्फ एक है कि ऑपरेशन सिंदूर का कंटिन्यूएशन होना चाहिए। आईएसआई हेडक्वार्टर्स को आप फ्लैट कीजिए और इन ऑर्गेनाइजेशंस के सभी सर को
एलिमिनेट कीजिए। इंडिया के खिलाफ टेरर प्लॉट करने की कीमत इतनी दर्दनाक होनी चाहिए कि दोबारा कोई प्लॉट करने के पहले 10,000 बार सोचे। और इंडिया ने यह पहले प्रूव भी किया है, ऑपरेशन सिंदूर करके और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। पाकिस्तान को इतना करारा जवाब मिला जो उन्होंने अपने वर्स्ट नाइटमेयर्स में भी नहीं सोचा होगा। आज शायद पाकिस्तान को एक और नाइटमेयर देने का समय आ गया है और इंडिया के अंदर भी शांतिपूर्वक तरीके से जैसे कश्मीरी सेपरेटिज्म और नक्सलिज्म को खत्म किया गया है, अगला पूरा फोकस नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद इस पॉइंट 5 फ्रंट पर होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे जैसे खबर आती है आपको क्या लगता है कि भारत का रिएक्शन क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगेन, जो विक्टिम्स हैं इस अटैक के, उनके लिए हमारी तरफ से ओम शांति, उनके फैमिलीज के लिए हमारी तरफ से ओम शांति। हमारा दिल उनकी फैमिलीज के लिए पूरी तरह से टूटता है एंड मैं होप करता हूं कि इस एक एक खून के कतरे का हम 1000 गुना बदला लेंगे। बाकी मैं आप सबसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक शकील प्रणाम, जय हिंद और जय श्री राम।